मैं डॉक्टर संजीव कुमार मालवी आपके लिए व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। वर्ण विचार क्या है? पूछा जाता है कि वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? आप बताएंगे वर्ण, अक्षर नहीं, यानी भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आए जरा देखें, भाषा की सबसे लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। यहां पर हमारा फोकस होगा, अक्षर आप नहीं बताएंगे। दूसरा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब आपका फोकस यहां पर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? आप दो बताएंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? यहां देखें, स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो बताएंगे आप। अब पूछा जाता है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्पष्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र ढंग से होता है, स्वतंत्र रीति से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र ढंग से, स्वतंत्र रीति से, स्वतंत्र पद्धति से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में रहेंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, कहीं इधर उधर से आने वाले नहीं हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाता है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से होता है नहीं, इसको चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए, वर्णमाला में क से लेकर ज्ञ तक यह आपका व्यंजन है। अब इसमें देखें, इसके उच्चारण जब हम करेंगे तो अ स्वर कॉमन है, अ स्वर इसमें समाहित है। क्यों? क्योंकि व्यंजन का मूल रूप ऐसे है, हलंत वाला है, क ख ग। लेकिन जब इसमें प्लस अ होता है, यानी तब ये क्या हो जाते हैं? हलंत हट जाते हैं। तब ये क हो जाता है, ये ख हो जाता है, ये ग हो जाता है। यही आप व्यंजन के मूल रूप देखोगे। अब पूछा जाता है, प्रश्न आएंगे आपके सामने, आपके सम्मुख, कि स्वर के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं? तो आप बताएंगे कि स्वर के दो प्रकार होते हैं। 3 आपको नहीं बताना है, हिंदी में 2। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ये 2 प्रकार हो जाते हैं स्वर के, हर्ष और दीर्घ। तो आप अगर देखें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों का जो व्यवस्थित क्रम है इस प्रकार है। व्यवस्थित क्रम, क्या है? इस प्रकार है, अ आ इ उ उ
री, ये ए ऐ ओ औ अंग अ, ये जो है आपके व्यवस्थित क्रम है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे आप तो अंग और अह को अयोग्यवाह वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? अयोग्यवाह वर्ण, अयोग्यवाह वर्ण। किसको? अंग और अह को। तो इस प्रकार हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ध्यान दें, आप 11 ही बताएंगे, उसको 13 या 10 नहीं बताएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जो कहती हैं 10 हैं, री को नहीं मानती हैं। बहुत सारी किताबें हैं अंग और अह मिल जाते हैं तो 13 हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको 10 ही न बताकर 11 बताना है, 13 नहीं बताने हैं। इस प्रकार अब इन 11 में 4 स्वर ह्रस्व है, 7 स्वर दीर्घ है। कैसे, जरा उसको भी देखें। 4 कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री, ये ह्रस्व है। बाकी 7 कौन कौन से दीर्घ है जो बचा हुआ है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ है। तो आप देखें 4 ह्रस्व 7 दीर्घ ये बने हुए हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण होता कैसे है? जरा ये व्याकरण का मैथमेटिकल रूप आप देखिएगा, गणितीय पद्धति। ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण होता है, वर्णमाला में प्रथम स्वर अ है, तो अ जितना किसी स्वर को बोलने में समय लगता है वो सबके सब ह्रस्व के रूप में आएंगे। दूसरा स्वर है वर्णमाला में आ जितना किसी स्वर को बोलने में समय लगता है वो सब के सब दीर्घ स्वर के श्रेणी में आते हैं। तो आ के आधार पर ह्रस्व दीर्घ का निर्धारण है, न कि झट से और खट से, उसके आधार पर नहीं है। अब अगर इसके गणितीय रूप देखेंगे क्या, तो अ धन अ बराबर आ, यानी 1 + 1 = 2। इसका मतलब अगर अ को बोलने में 1 सेकेंड का समय लगता है तो आ को बोलने में 2 सेकेंड का समय लगना चाहिए। ये कहता है ह्रस्व और दीर्घ। तो अगर हम व्याकरणिक रूप को देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के अपेक्षा अर्ध समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के अपेक्षा अर्ध समय लगता है, ध्यान दीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगेगा वो दीर्घ होगा, और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अर्ध समय लगेगा वह ह्रस्व होगा। दोनों दो बातें हैं, इस स्थिति को क्लियर कर लें। क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अर्ध समय वो ह्रस्व स्वर हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर के श्रेणी में आते हैं। तो ये सब के सब आ, ई, उ, ए, ऐ ये दुगुना समय वाले हैं, इसलिए दीर्घ स्वर के श्रेणी में आते हैं। अब एक आती है संस्कृत में प्लुत। तो कहीं कहीं किताबों में हिंदी में इसको देखोगे प्लुत भी मान लिया गया है। तो प्लुत हिंदी में नहीं करना होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे यहाँ ह्रस्व को छंद शास्त्र में लघु कहा जाता है। लघु छंद शास्त्र में ह्रस्व को, यानी इसका चिन्ह एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक मात्रिक, और दीर्घ को कहते हैं गुरु। इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस की तरह है, इसको कहते हैं द्विमात्रिक। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि लघु को एक मात्रिक छंद शास्त्र में इसको एक मात्रिक कहते हैं। इसका चिन्ह एक पाई जैसा होता है जिसकी गणना 1 अंक के रूप में की जाती है। इसी तरह छंद शास्त्र में इसको दीर्घ को गुरु कहते हैं।
इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस की तरह होता है, इसे द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं। अब बात आई प्लुत की। प्लुत को तीन मात्रिक कहते हैं, प्लुत को तीन मात्रिक कहते हैं, यानी त्रिमात्रिक। तो जैसे कोई ओम है तो पहले संस्कृत में ओम ऐसे लिखा जाता था, ओ अमो ऐसे लिखा जाता था। अब हिंदी में ये नहीं लिखा जाता है तीन का मात्रा, अब सीधे लिख दिया जाता है ओम। इसी कारण से हिंदी में प्लुत की मात्रिक के रूप में गणना नहीं की जाती, क्योंकि त्रिमात्रिक कोई है नहीं। तो जब आप आते हैं तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, लघु और गुरु ही जानेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह जो स्वर हैं इनमें से पूछा जाता है कितने मूल स्वर हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। आप वेरी इजी बता सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं, समझ बूझ अपना विकसित कर सकते हैं। क्या? जो ह्रस्व है वही मूल स्वर है, यानी मूल स्वर कुल कितने हैं अगर आपसे पूछा जाएगा 4। कौन कौन से हैं? तो अ है, इ है, उ और री है, यही है, 4 है। फिर पूछा जाता है संयुक्त स्वर कुल कितने हैं, आप बताएंगे 4 है। कौन कौन से हैं? अब इसको भी जरा देखिए, संयुक्त स्वर ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। ये कैसे बने हैं? दो स्वरों के योग से बने हैं। कौन कौन से दो स्वर हैं उसको भी आप बताएं जरा, देखें जरा। औधान ई बराबर ए, औधान ए बराबर ऐ, औधान उ बराबर ओ और औधान ओ बराबर औ। ये 4 संयुक्त स्वर है। अब ये तो मूल स्वर संयुक्त स्वर हो गए आपको। अब आपसे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं कंपटीशन में विभिन्न प्रकार के, क्या इन स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो उसको भी बड़े ही आप ढंग से बता सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व अयोग्य वाह वर्ण पर आपसे चर्चा कर दें। अयोग्य वाह वर्ण कौन कौन से हैं आप देखें। अंग अवरह है, अंग अवरह है। अब इसको अयोग्य वाह क्यों कहते हैं? जो स्वरों के योग्य न हो लेकिन फिर भी वर्णमाला में उसे स्वर के अंतर्गत स्थान दिया गया हो, उसे अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं। यह क्रमशः क्या है? अनुस्वार और विसर्ग है। अनुस्वार और क्या है? विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग है। अब प्रश्न उठता है कि गणना किस में होती है? अनुस्वार और विसर्ग की गणना किस में होती है? यानी अंग अह की गणना किस में होती है? तो आप बताएंगे अह, अंग और अह, अंग और अह की गणना अर्ध स्वर प्लस अर्ध व्यंजन में की जाती है। यानी ये न तो पूर्णतः स्वर है, न तो ये पूर्णतः व्यंजन है, बल्कि आधा स्वर है आधा व्यंजन है, इसीलिए इसको अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं। अगर वैसे भी टेक्निकली दिखेंगे तो औपसर्ग है, योग माने जुड़ना, वाह माने चलना। ऐसे वर्ण जो स्वर के योग्य नहीं हो लेकिन फिर भी वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत चलते हो, उनको अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं। आइए जरा इन स्वरों के उच्चारण स्थान को देखते हैं क्या है। इन स्वरों के उच्चारण स्थान देखें। एक आप मानव मुख प्रतीकात्मक बना लें। अगर मानव मुख प्रतीकात्मक बना ले रहे हैं आप, तो आप समझें क्या ये मानव मुख है प्रतीकात्मक।
अब इससे समझिएगा कि जो स्वर 11 है इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आपको, जो आज तक अनक्लियर थी, अस्पष्ट थी, वो भी। मनुष्य के मुख में अगर देखें तो यहां कंठ होता है, तो पहला वर्ण है अ आ, इसका उच्चारण कहां से होता है, तो आप बताएंगे कंठ से होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ से। दूसरा है छोटी ई बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो बताएंगे तालव्य से। छोटी ई बड़ी ई कहां से, तो तालव्य से, यानी इसका तालु से होने के कारण तालव्य। फिर आपसे जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि बचता क्या, छोटाऊ बड़ाऊ, तो छोटाऊ बड़ाऊ, यहां देखिए ओष्ठ जो है ऊपर की हिस्सा और नीचे की हिस्सा, ये दोनों के मिलने से ओष्ठ, ओष्ठ से छोटाऊ और बड़ाऊ का उच्चारण स्थान होता है। अब प्रश्न उठता है कि री का, तो मूर्धन्य, मुख के अग्रभाग के ऊपरी हिस्से को मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य किसका, री से ऋषि का। अब जब इतना आप जान गए तो एक और जानिए, ए आय का यहां से कंठ और यहां से तालव्य दोनों का योग होगा, तो ए और अय का कंठ प्लस तालव्य, तालव्य के योग से, कंठ और तालव्य के योग से ए आय का उच्चारण स्थान हो गया। तो अब बचा क्या, ओ, तो ओ का कंठ और ओष्ठ, देखिए कंठ और ओष्ठ दोनों के मेल से क्या होगा, यानी ओ और औ का क्या होगा, कंठ प्लस ओष्ठ के योग से, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। तो कहीं से किसी का उच्चारण पूछा जाए, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत नहीं है। अब जरा देखिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों की स्थिति क्या है, यानी जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों की स्थिति। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे 3 स्थिति है। कौन कौन, नंबर 1 अग्र, नंबर 2 मध्य, नंबर 3 पश्य। ये 3 स्थिति है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो इसमें जीभ के प्रयोग के अग्रभाग के आधार पर कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो बोले जाते हैं, आप बताएंगे बिल्कुल क्लियर। क्या, ई, ए, आय, ये चारों का जो प्रयोग होता है अग्रभाग के आधार पर। अब मध्य भाग में केवल अ, मध्य भाग में केवल अ। अगर मध्य भाग में ये है आप जान गए, तो बाकी बचा हुआ जितने हैं वो सब पश्य, पिछले ऐसे से जीभ के प्रयोग की स्थिति के आधार पर। कौन कौन से, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये सब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्थित हैं। इस तरह से आप देखें तो पूरे व्याकरण में जो भी चीजें आपके स्वर से पूछी जाती है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।